यस सर। ओके सर, स्टार्ट हो चुका ना? विश्वजीत, मौसमी, आवाज आ रहा है क्या? गुड इवनिंग सर। यस सर, गुड इवनिंग। यस सर। ओके सर। गुड इवनिंग सर, सबको गुड इवनिंग। मौसमी, गुड इवनिंग सर। नील, गुड इवनिंग। सुजीत, गुड इवनिंग। विश्वजीत, गुड इवनिंग। शालिनी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके सर, चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। सो बेसिकली ये जीएसटी क्लास है आज, और जीएसटी में ऑलरेडी हम लोग सर टाइम प्लेस के बारे में बात कर चुके हैं। टाइम, प्लेस एंड वैल्यू बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है सर जीएसटी में। जीएसटी में ये 3 कॉन्सेप्ट, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी। ठीक है, ये बहुत वाइटल है सर। क्यों वाइटल है सर? वाइटल, सबसे बड़ा कारण है वाइटल होने के पीछे कि जीएसटी चार्ज होता है ना। जीएसटी आप अगर किसी प्रोडक्ट पे चार्ज किया जाएगा, से फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट पे, मतलब बात कहना ऐसा है, मैं लास्ट दिन इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को, हाँ याद होगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू से बताया था कि ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या क्या लेवल पे काम करता है, सर्विस के लिए क्या है, गुड्स के लिए क्या है। याद आ रहा है सब? आई होप जरूर याद आ रहा होगा आपको। मतलब कहना है कि जीएसटी जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करेगा ना, तो गवर्नमेंट जब किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन से जीएसटी चार्ज करेगा तो उसका टाइम क्या होगा? सिंपल बात है। जैसे बोलते हैं सर, हर चीज का समय होता है, हर चीज का एक समय होता है। समय का चीज समय पे ना हो तो दिक्कत हो जाते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? समय का चीज समय पे ना हो तो दिक्कत हो जाता है। अरे सर, होता है कि नहीं होता? जिस चीज को जब होना चाहिए तभी वो काम करना चाहिए। अब जीएसटी कलेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट एक समय निर्धारित करता है। लेकिन ये समय डिपेंड करता है सर, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर डेट। इसमें 3-4 इश्यूज है कि भाई इनवॉइस कब इशू हो रहा है, कि भाई एडवांस रिसीव कब कर रहे हैं, सर सर्विस कब दिया जा रहा है, या गुड्स कब दिया जा रहा है, ठीक है, डिलीवरी कब हो रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को, मिस्टर एक्स एक गुड सेल कर रहा था मिस्टर वाई को 1 लाख का, इनवॉइस इशू किया था 15 जनवरी को, पेमेंट हुआ 31 जनवरी को, और गुड सप्लाई किया 20 जनवरी को। ना क्वेश्चन इज दैट कि सर तो फिर किस पर्टिकुलर डेट में जीएसटी लायबिलिटी क्रिएट करना है? मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे चलना है ना। ऐसा नहीं है कि आप 15 में भी दे सकते हो, आप 20 में भी दे सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो इसमें बोला है एकदम क्लियरली बोला है, एकदम क्लियरली बोला है कि जो इसमें से अर्लियर होगा उसको लिया जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने फॉर्मूला, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस और पेमेंट। ठीक है, इन तीनों में से जो सबसे पहले होगा उसको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी गुड्स के केस में माना जाता है। ठीक है, तो ये मैं बोला था लास्ट वीक, मैंने इसके बारे में बातचीत किया था सर। लास्ट दिन मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई का अहमियत इंट्रोडक्शन करके मैं आपको समझाया था कि टाइम, प्लेस एंड वैल्यू हाउ मच इंपॉर्टेंट। मतलब जीएसटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना बड़ा पागल होते हैं सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ा पागल होते हैं कि भाई इस बार मेरा कलेक्शंस कैसा रहेगा। ठीक है, ये अगर आप गवर्नमेंट का साइट में जाके भी चेक करोगे ना तो ऑलवेज कंसर्न रहते हैं। ठीक है, अगर आप जीएसटी कलेक्शंस का डेटा चाहते हो, जीएसटी कलेक्शन सितंबर 2022, ठीक है, तो यू कैन चेक इट इन गवर्नमेंट वेबसाइट। क्या ये गवर्नमेंट का है? आई थिंक ये गवर्नमेंट का है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू .gov.in। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन से पर्टिकुलर मंथ में कितना जीएसटी कलेक्शंस हो रहा है। यू कैन चेक इट हियर सर। देख रहे हो सर, ट्रेंड इन जीएसटी कलेक्शंस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? हेलो, ये देखो, अब बात को समझे सर। ये मैं आपको गवर्नमेंट साइट से निकाल के दिखा रहा हूँ, प्रेस नोट है ये। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शंस फॉर सितंबर 2022 रिकॉर्ड्स इंक्रीज इन 26% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, जैसे आप अगर इसका डिटेल्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि देश का कलेक्शंस में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। ट्रेंड्स इन जीएसटी कलेक्शंस, उसका आपको चार्ट भी दिख रहा होगा। फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो है वो ब्लू लाइन पे दिख रहा है,
और फाइनेंशियल ईयर 22-23 येलो लाइन पे दिख रहा है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को सर? हेलो, अरे दिखाई दिया कि नहीं दिया? बोलो सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये सब क्या है? गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शंस का रिपोर्ट है। सर इससे हमारा क्या है? सर कुछ नहीं, लेकिन एज ए चार्टर्ड स्टूडेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट, एज ए सीएमए स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो दीज थिंग्स कि भाई गवर्नमेंट कितना कमा रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, कौन से स्टेट में कितना जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शंस का ग्रोथ हुआ है। ये सब कॉमन सेंस है। ठीक है, आपको देश के इनडायरेक्ट टैक्स एनवायरनमेंट में, देश के कलेक्शन एरिया में आपको पता चलेगा। जैसे ये मेरा होम स्टेट क्या है? मेरा होम स्टेट है वेस्ट बंगाल। चलो देखते हैं वेस्ट बंगाल में क्या है। फटाफट फटाफट, कोई दिख रहा है? ये देखो वेस्ट बंगाल में, ये देखो 3778। ठीक है, लास्ट ईयर था 3778 करोड़ का। ठीक है, इस बार देखो वो साइज बढ़ के, ठीक है, वो साइज बढ़ के कितना हो गया? सब रुपीज इन करोड़ है। 3778 करोड़ बढ़ के 4804 हुआ है। मतलब 27% में ग्रोथ हुआ है वेस्ट बंगाल में। अगर हमारे नेबर स्टेट बिहार का, बिहार में भी ग्रोथ है, 67% ग्रोथ हुआ है। बढ़िया है सर। तो बेसिकली बात ऐसा है कि जीएसटी लोग दे रहा है, बिजनेसमैन जीएसटी के थ्रू से काम कर रहे हैं, तभी तो देश का कलेक्शन बढ़ रहा है। और देश का जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है, जैसे अगर सितंबर का कलेक्शन देखें तो 1,47,686 करोड़ का कलेक्शन है। 1,47,686 करोड़ का कलेक्शन देश ने किया है सितंबर में। तो क्या फर्क पड़ता है? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, फर्क जरूर पड़ता है, हमारे सबके जिंदगी में इफेक्ट करता है। लेकिन सर इससे टाइम का क्या लेना देना? अरे टाइम का लेना देना है ना? हाँ सर, टाइम का लेना देना है ना? टाइम ही तो है जो जीएसटी कलेक्शंस भी गवर्नमेंट को दिमाग खराब करते हैं कि भाई कितना जल्दी आप जीएसटी पेमेंट कर सकते हो, कितना जल्दी आप जीएसटी पेमेंट कर सकते हो, कितना टाइमली आप पेमेंट करोगे, तो वो टाइम फिक्स कर देता है। वैसे तो मैं आपको लास्ट दिन समझाया था कि इसका इम्पोर्टेंस और इसका एग्जाम्पल्स कैसा क्या क्या हो सकता है। तो सर आज क्या बताओगे ऐसा? सर आज मैं आपको थोड़ा सेक्शन वाइज बात करूंगा, जो एग्जाम के लिए काफी वाइटल है। आपको एग्जाम में लिखना भी एक सेक्शन वाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं उसी एंगल पे थोड़ा बात करूंगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको, चलो स्टार्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, तो आपको ना थोड़ा सा गुड फीलिंग्स आएगा कि सर ये किस तरह का सवाल हो सकता है टाइम से, प्लेस से। ठीक है, टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई से किस तरह का सवाल हो सकता है। मैं वैल्यूएशंस बाद में सिखाऊंगा, थोड़ा टाइम और प्लेस हो जाए पहले। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, अ मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट। ठीक है, एक मशीन साइट पे सप्लाई करना है। इट इज डन बाय सोर्सिंग वेरियस कंपोनेंट्स फ्रॉम वेंडर्स, वेंडर मतलब सेलर्स, एंड असेंबलिंग द मशीन एट साइट। और साइट पे मतलब जहां पर फैक्ट्री है, साइट मतलब यहाँ फैक्ट्री साइट का बात कर रहे हैं, वहां पर मशीन को असेंबल किया जाएगा। ठीक है, असेंबल मतलब इधर उधर से सारा चीजें जुगाड़ करके फिर उसको वहां पर फिटिंग्स किया जाएगा। सिंपल बात है सर, मशीन असेंबल करके फिट करना समझते हो ना? बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह में ऐसे ही चलता है। अब इसका डिटेल्स एक दिया है आपको 17 सितंबर को। ठीक है, परचेस ऑर्डर विद एडवांस ऑफ ₹50,000 इज रिसीव्ड फॉर मशीन वर्थ ₹12 लाख। परचेस ऑर्डर एडवांस के साथ 50,000 का एडवांस के साथ रिसीव हुआ, मशीन का वैल्यू है 12 लाख। एंड एंट्री ड्यूली मेड इन द सेलर्स बुक्स ऑफ अकाउंट, सेलर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री भी किया। बिल्कुल सर, 20 अक्टूबर का बात है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो हमारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मशीन इज असेंबल्ड, टेस्टेड एट साइट एंड एक्सेप्टेड बाय बायर। मतलब जिसने मशीन्स को अपने फैक्ट्री में इंस्टॉल किया, उसके मशीन्स फैक्ट्री में मशीन्स को असेंबल किया गया, टेस्ट एट साइट किया गया, एंड बायर ने भी एक्सेप्ट किया, मतलब साइन फॉर्म वगैरह में साइन कर दिया। 23 अक्टूबर को इनवॉइस रेज किया गया। 4 नवंबर को बाकी जो 11,000 50,000 पेमेंट है वो रिसीव किया सेलर ने। हेलो, क्या आपको सिचुएशंस क्लियर है सर? क्या ऐसा सिचुएशन रियल लाइफ में देखने को मिलता है सर? मुझे प्लीज इतना बता दीजिए पहले, आप लोग कनेक्टेड हो? मेरा आवाज आ रहा है सर? यस सर। अब बोलो, जो सिचुएशंस आपने यहाँ पर देखा,
17 सितंबर, 20 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 4 नवंबर। क्या ऐसा सिनारियो हमें रियल लाइफ में देखने को मिलता है कि किसी ने हमें 50,000 का एडवांस दे दिया, मशीन का दाम 12 लाख है, फिर मशीन आके 20 तारीख को असेंबल हुआ, टेस्टेड हुआ साइट में, फिर बायर ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, मतलब साइन कर दिया, चलो सब ठीक है, फिर सेलर ने इनवॉइस रेज किया, फिर बाकी अमाउंट आपने पेमेंट किया। बोलो सर, ये कहानी तो क्लियर है ना? क्वेश्चन इज दैट आपको डिटरमाइन करने बोल रहा है टाइम ऑफ सप्लाईज इन द अबव सिनेरियो फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। यही है इस चैप्टर का पर्पस कि हमें टाइम चाहिए, किस टाइम पे हम मेरा टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन होगा, मेरा टाइम ऑफ सप्लाई जीएसटी पेमेंट का टाइम क्या होगा। बोलो सर, इसमें से कौन सा टाइम आपको लग रहा है? 17 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख या 4 तारीख? कौन सा तारीख चूज करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के लिए? टैक्स पेमेंट के लिए कौन सा डेट माना जाएगा? विच एवर इज अर्लियर ऑब्वियसली, बट क्या एडवांस का डेट को लेंगे या फिर जिस दिन मशीन इंस्टॉल हुआ वो डेट लेंगे, या इनवॉइस रेज वाला डेट लेंगे, या फिर जिस दिन मुझे बाकी पेमेंट मिल रहा है वो वाला डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा? 23 तारीख। 23 तारीख, चलो एक जवाब आया 23 तारीख। शुभजीत से मुझे एक जवाब मिला 23। सर ये मैं प्रोविजंस आपको हल्का करके समझा के रखा था, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट के साथ कोई मुझे बताया 23। और कोई जवाब आ सकता है क्या? किसी और को कोई दूसरा जवाब लगता है तो बताओ। 20 तारीख, 17 तारीख, एनी अदर डेट? 4 तारीख? अच्छा चलो सर, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अब प्रोविजंस के बेसिस में इसका क्या आंसर होना चाहिए, चलो देखो सर। अब इसका नोटिफिकेशन आया था 66 2017 नोटिफिकेशन था, 15/11/2017 पे। नोटिफिकेशन डेट जरूरी नहीं हमेशा याद रखें आप, बट एटलीस्ट नॉलेज रखें कि किस तरह से नोटिफिकेशन आता है। रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग कॉम्पोजिशन सप्लायर। सर कॉम्पोजिशन सप्लायर कौन होते हैं? सर मैं आपको बोला था ना कि जो बंदा जीएसटी का डिटेल्स अकाउंट मेंटेन नहीं करता, कॉम्पोजिट कैटेगरी में आते हैं। रेगुलर टैक्स पेयर्स वो नहीं है, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम के थ्रू से टैक्स पे करता है, ठीक है। ओके, आगे चर्चा करूंगा कॉम्पोजिशन लेवी में। चार्ज अंडर जीएसटी में कॉम्पोजिशन के बारे में मुझे थोड़ा डिटेल्स मौका मिलता है, मैं फिर से जब चार्ज पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको लाइव में बताऊंगा। और अगर कोई अभी बैकअप लेके कर रहे हो तो जरूर देखना, वहां पर कॉम्पोजिशन लेवी के बारे में बात करके रखा सर। अच्छा, तो कॉम्पोजिशन को थोड़ा साइड करते हैं सर। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू पे जीएसटी towards supply of goods at the time of supply as per specified in section 12 subsection 2 clause A। तो ये है sections। section 12 subsection 2 clause A के तहत हमें जीएसटी टाइम पे पे करना है, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। so date of issue of invoice or last date on which invoice ought to have been issued in terms of section 31। सर ये सब तो आपने बताया नहीं। अरे मैंने तो डायरेक्ट क्वेश्चंस करना चालू कर दिया, प्रोविजंस बताना होगा ना। अब ये सब प्रोविजंस को सेक्शन वाइज आपको बताना है, वही तो इस चैप्टर का डिटेल्स एजुकेशन है, जो मुझे आपको अभी आज ही में ये सब बताऊंगा आपको कि सर्विस के केस में, फॉरवर्ड के केस में, रिवर्स के केस में क्या क्या होता है। बट मैं पहले ही आपको एक क्वेश्चन दिखा के इतना समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या करते हैं ना सर, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं फिर सवाल जवाब पे आते हैं, बट मैंने सोचा कि नहीं एक काम करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन का चस्का लगाते हैं। क्वेश्चन का चस्का लगने से आपको ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, अच्छा बेटा नॉलेज ऐसा होना चाहिए तब जाके मैं इस जवाब को दे पाऊंगा। तो सेक्शन 31 कहता है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन व्हिच द इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड, मतलब जिस डेट के अंदर इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए, ठीक है। तो therefore the time of supply for the purpose of payment of tax for the entire amount of 12 lakh, obviously पूरा 12 लाख के अमाउंट पे टैक्स होगा, भले ही एडवांस आप 50,000 पहले रिसीव करो या फिर आपने 11,50,000 बाद में रिसीव करो। तो आपने 12 लाख अमाउंट पे कब आपको जीएसटी आपका टाइम ऑफ सप्लाई रेज होता है बोलो तो 20th October, which is the date on which the goods were made available to the recipient as per section 31 subsection 1 clause B, and the invoice should have been issued on this date। 20 तारीख को गुड्स अवेलेबल हो गया रिसिपिएंट को,
20 तारीख को रिसिपिएंट को गुड्स अवेलेबल हो चुका है और 20 तारीख के अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। सर अब कोई बोलेगा सर यहाँ पर तो इनवॉइस इशू 23 तारीख को हुआ है, क्यों करोगे 23 तारीख को आप? अगर आप 23 तारीख को करोगे तो कर सकते हो, बट क्योंकि बायर ने रिसिपिएंट ने तो 20 तारीख को ही एक्सेप्ट कर लिया, तो अगर रिसिपिएंट ने 20 तारीख को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो इसी डेट को, जिस दिन बिल ऑलरेडी, बेसिकली जिस दिन ऑलरेडी रिसिपिएंट ने अपने गोडाउन पे या अपने फैक्ट्री पे मशीन को एक्सेप्ट कर लिया। विश्व जी क्या आवाज हो रहा है, बाप रे बाप, भयंकर आवाज। विश्व आवाज आ रही है क्या? तेरे बैकग्राउंड से बहुत जोर का नॉइज है। चलो ठीक है, इतना जोर का नॉइज है मेरा कान ही फट जाता है अभी, पता नहीं किस चीज का नॉइज था, बट नॉइज बहुत जोर का था। अच्छा ठीक है, बात समझ में आई सर? मशीन जिस दिन रिसीव होगा किसके पास, मशीन जिस दिन रिसीव होगा रिसिपिएंट के पास, वो दिन ही आपको बिल अरेंज कर देना, मतलब रेज कर लेना चाहिए था। किसको किसको रेंज कर, मतलब रेज कर देना चाहिए था? सेलर को। और उसी डेट को, उसी पर्टिकुलर डेट को आपका जीएसटी पेबल का टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना सर? लेकिन सर अभी समझाने वाला मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस करा दिए। मैंने आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये प्रॉब्लम में ऐसे सॉल्यूशंस करते हैं। अब आपको ना थोड़ा डिटेल्स में समझना पड़ेगा, तो थोड़ा सा माइंड को फ्री कीजिए, क्योंकि जीएसटी में इतना सारा डेट और लॉ का खेला खेला जाता है। स्टूडेंट थोड़ा मतलब बोरिंग सा फील करके थोड़ा चिंता में पड़ जाते हैं कि भाई इतना सारा चीजें कैसे याद रखें। मैं आज आपको कोशिश करता हूँ सर सिंप्लीफाई करने का। बहुत इजी है अगर आप सोचोगे तो, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। बिना पढ़ाई करके कैसे होगा? तो चलो मैं आपको सेक्शन वाइज एक एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ। मैं आपके साथ सेक्शन वाइज एक एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ, आप ध्यान से बात को सुनते रहना सर, ठीक है? और अगर कहीं पर भी कोई सवाल हो जरूर बीच में पूछ लीजिएगा, लेकिन आप सुने जरूर, ठीक है? अब प्रोविजंस का डिस्कशन करना है पहले, नहीं तो ना ये सब क्वेश्चंस ना कुछ काम का नहीं है। ये सब क्वेश्चन कुछ काम का नहीं है, यहाँ शॉर्टकट का कोई जगह नहीं सर, ठीक है? शॉर्टकट करने गुड जाएंगे। इवनिंग सर, जॉइन कर। गुड इवनिंग नॉमिनल, ठीक है? शॉर्टकट करने जाएंगे आसमान से टपकेंगे और खजूर पे लटकेंगे। तो शॉर्टकट नहीं करना है, अच्छे से समझना है, फिर जवाब देना है, ठीक है? पहले इजी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे टफ टॉपिक में चले जाएंगे, ठीक है? तो ये मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सर टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में, ठीक है? तो बेसिकली जीएसटी इज पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, है ना? जीएसटी किस पे किया जाता है? गुड्स या सर्विस सप्लाई पे जीएसटी पे किया जाता है। किसको पे किया जाता है? सरकार को पे किया जाता है। दो तरह का कॉन्सेप्ट चलता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, दोनों चीज में। अब जैसे गुड्स का बात करें तो उसमें भी एक चार्ज होता है फॉरवर्ड चार्ज, है ना? नॉर्मली हमारे देश में बेसिक्स ऑफ जीएसटी आई होप आप सभी ने करके रखा होगा, या सप्लाई अंडर जीएसटी। अगर आप नहीं किए हैं ना तो सप्लाई अंडर जीएसटी जरूर करें, ठीक है? तो आपको पता चलेगा सप्लाई कैसे होता है। तो सिंपल बात है, सप्लाई का नॉलेज होना चाहिए, चार्ज का नॉलेज होना चाहिए। चार्ज अंडर जीएसटी, फॉरवर्ड चार्ज एंड एज वेल एज बैकवर्ड चार्ज। बैकवर्ड चार्ज इन द सेंस जिसे कहते हैं रिवर्स चार्ज। तो दो तरह का चार्ज है, एक फॉरवर्ड चार्ज, एक रिवर्स चार्ज। सर वर्ड सुन के ना घबराना नहीं। फॉरवर्ड चार्ज में जो सप्लायर होते हैं वो गवर्नमेंट के घर में टैक्स पे करता है, सप्लायर टू गवर्नमेंट टैक्स पे होता है। और रिवर्स चार्ज में सप्लायर सप्लायर के थ्रू से नहीं, रिसिपेंट जो गुड्स या सर्विस रिसीव करता है वो डायरेक्टली सरकार के घर में टैक्स जमा करता है, मतलब रिसिपेंट टू गवर्नमेंट डायरेक्ट, ठीक है? और नॉर्मल केस में क्या होता है, रिसिपेंट सप्लायर को देता है, रिसिपेंट जीएसटी अमाउंट सप्लायर को देता है। से फॉर एग्जांपल कोई 1 लाख का प्रोडक्ट रिसीव किया, 18% जीएसटी दिया, तो 1 लाख का 18 कितना होगा? 1 लाख का 18% कितना होगा? 18,000, ठीक है? अब ये 18,000 अमाउंट रिसिपेंट सप्लायर को देगा और सप्लायर फिर गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा। अगर उसके पास आईटीसी रहेगा, सपोज उसने परचेस करने के टाइम पे 16,000 का जीएसटी पे किया था, तो उसके पास आईटीसी अवेलेबल है, तो 16,000 18,000 से 16,000 माइनस करो,
ठीक है। तो अभी 2000 सरकार के घर में वो जमा करेगा। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये फॉरवर्ड चार्ज है। सिंपल है ना सर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 18,000 जो आपने सेल करने के टाइम पे लिया और 16,000 जो आपने जब खुद परचेज किया था तब आपने पे किया था, जो आपके पास क्रेडिट के रूप में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो व्हेन गवर्नमेंट आस्क यू टू पे 18,000 देन यू जस्ट टेल टू गवर्नमेंट कि भाई सरकार चुप रहो, 16,000 का आईटीसी है मेरे पास। कहां से पता चलता है सर? ये सब डेटा इलेक्ट्रॉनिक लेजर में मेंटेन होता है जीएसटी के साइड में, ठीक है। तो जब आप जीएसटी का काम करोगे ना, आपको सब साइट के अंदर डिटेल्स में लेजर में दिख जाएगा कि भाई किस बंदे पर कितना लेजर, मतलब ये सब आगे आगे मैं बताऊंगा कैसे लेजर एडजस्ट होता है। बट मैं फिर भी आपको ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ, ये सब अकाउंट्स मेंटेन होता है गवर्नमेंट के साइड में, किसके नाम पे कितना आईटीसी है नहीं है, ये सारा डेटा मिलना बहुत आसान है। तो आप 16,000 का आईटीसी क्लेम करोगे, 18,000 का आपके पास जीएसटी लाइबिलिटी बना है, लेकिन क्योंकि आप आईटीसी क्लेम करोगे तो 2000 का ही सरकार के घर में अभी जमा करना है, ठीक है। आईटीसी पे अभी दिमाग मत लगाओ, अभी आईटीसी पे दिमाग ज्यादा ना लगाओ। जो बेसिक कर चुका है उसे भी आईटीसी पता होना चाहिए, जिनका बेसिक नहीं हुआ है वो बाद में जब मैं आईटीसी का चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब आईटीसी डिटेल्स में एक बार जरूर देख लेना। लेकिन किंतु परंतु फिलहाल आप इतना समझे कि सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज भी होता है और सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज भी होता है, और दोनों केस में टाइम बहुत वाइटल है, ठीक है। चाहे वो गुड्स का बिजनेस करो आप, चाहे आप सर्विस का बिजनेस करो। अब बात को आप ध्यान से समझे सर, ठीक है। ये तो रहा बेसिक चर्चा टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में। अब आपको मैं थोड़ा डिटेल्स में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो जीएसटी इज पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। ये सप्लाई कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी सेपरेटेड इन टाइम, लाइक परचेज ऑर्डर, एग्रीमेंट, डिस्पैच, मतलब कि जिस दिन परचेज ऑर्डर दे रहे हो आप, जिस दिन आप एग्रीमेंट कर रहे हो, जिस दिन गुड्स डिस्पैच हो रहा है, जिस दिन गुड्स डिलीवरी हो रहा है। सर आपको पता है, आप लोग अगर ऑनलाइन में कोई चीज ऑर्डर करते हो, अगर आप ऑनलाइन में कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो आप देखना ऑनलाइन में जब आप ऑर्डर करने के बाद ना आपको ये सब नजर जरूर, ट्रैकिंग बोल के एक ऑप्शन आता है ना। हाँ, ट्रैक ऑर्डर बोल के, ट्रैक ऑर्डर स्पेशली अगर आप फ्लिपकार्ट मिंत्रा वगैरह चूज करते हो या जो भी मतलब आज के डेट में मॉडर्न साइट है, ट्रैक ऑर्डर करोगे तो आप देखना आपको दिखेगा परचेज ऑर्डर या फिर ऑर्डर, फिर उसके बाद आपको दिखेगा गुड्स डिस्पैच। हेलो, दिखता है कि नहीं दिखता? प्लीज टेल मी सर। यस सर। फिर आपके पास हाँ और एक सर। ऑप्शन, हाँ, फिर आपको एक दिखता है डिलीवरी गुड्स, ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब, या फिर आउट फॉर डिलीवरी, हाँ, या फिर रीच टू योर डेस्टिनेशन। इस तरह के ट्रैकिंग ऑप्शंस करके ऐसा एक पूरा लाइन आपके साथ धीरे 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 बढ़ता है, ग्रीन लाइन होता रहता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है। तो परचेस ऑर्डर, एग्रीमेंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स और प्रोविजंस और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, मतलब जिस दिन आप सर्विस देने का वादा करते हो या फिर आप जिस दिन सर्विस परफॉर्म करते हो, ठीक है, ये सब आपको कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए? बुक्स में, कि भाई किस दिन मैंने सर्विस देने का वादा किया, किस दिन मैंने एडवांस रिसीव किया, किस दिन मैंने पूरा अमाउंट रिसीव किया, किस दिन मैंने एक्चुअल में सर्विस दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेमेंट कब मिला या पेमेंट कब दिया, एंड एंट्री ऑफ पेमेंट इन रिकॉर्ड्स और डिपॉजिट इन द बैंक। या तो आपने पेमेंट को रिकॉर्ड किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, है ना, आपके अकाउंटेंट ने उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया, या फिर पैसा जो है बैंक में पैसा जमा हुआ। ये जो डेट है ना ये बहुत वाइटल है, परचेस ऑर्डर से लेके बैंक अकाउंट में पैसा जमा होने तक या फिर अकाउंट में रिकॉर्ड होने तक, ये सब डेट बहुत वाइटल है। क्यों? क्योंकि ये डेट इतना वाइटल है कि जीएसटी डिपार्टमेंट आंख गड़ा के बैठा रहता है कि भाई क्या परचेस ऑर्डर हुआ, अब चलो इसमें जीएसटी मिलने वाला है हम लोगों को, हमें हमें चार्ज करना है जीएसटी के लिए, क्योंकि ये टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तभी तो गवर्नमेंट दिमाग लगाता रहता है, ट्रैक करता रहता है कि भाई कहाँ कितना परचेस हो रहा है, सारा डेटा उनको चाहिए। जो मेंटेन नहीं करेगा वो बाद में फंसेगा, ठीक है। वो जीएसटी का जो टैक्स मतलब असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं वो मुश्किल में डालेगा, ठीक है। ऑब्वियसली नॉट फॉर एवरीबॉडी, जो रजिस्टर्ड है, जो जिसको रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है, जैसे कि नॉर्मली हमारे देश में 20 लाख या 40 लाख का टर्नओवर होने से आपको रजिस्टर होना ही पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के केस में थोड़ा कम, ठीक है। तो ये सब मैंडेटरी एरिया है और बहुत जरूरी चीजें हैं। तो इतना समझो सर कि ये जो
गुड्स खरीदने से लेके बैंक अकाउंट में पैसा जमा होने तक का जो टाइम पीरियड है, ये बिजनेसमैन के लिए बहुत वाइटल होता है, ठीक है, क्योंकि वही टाइम गवर्नमेंट चेक करता है. So the question is, what is the question? At what point of time the aforesaid transactions, the GST becomes payable? आपने तो ट्रांजैक्शंस कर लिया या करना है आपको, लेकिन जीएसटी कब देना है? सरकार के घर में कब जमा होगा पैसा? सरकार को इससे मतलब है, हर किसी को पैसे से मतलब है, सिंपल बात है, क्योंकि मनी है तो हनी है. सर ये क्या बात हुआ? सर ये तो है जरूरी चीज. पैसा क्या चीज है? पैसा जरूरत का चीज है. एक इंडिविजुअल के लिए भी पैसा जितना जरूरी है, सरकार के लिए भी पैसा उतना ही जरूरी है, ठीक है. ईच एंड एवरीबडी, पूरा दुनिया के लिए पैसा जरूरी है, बट दिस इज फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द एंड वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है. ये मतलब क्या है ना, हम लोग कई बार पैसे को अलग तरीके से सोचते हैं कि भाई दुनिया में सिर्फ पैसा का ही मतलब होता है, ये लोग अलग अलग बात करते हैं. मैं वो बात नहीं मानता, ठीक है. वो अलग चीज है, मनी माइंडेड अलग चीज होता है, और जरूरत का पैसा अलग चीज होता है, ठीक है. मेहनत का दाम अलग चीज होता है, तो दोनों चीज को मिक्स मत करिएगा सर. सर ज्ञान मत बांटो, सॉरी सर. चलो पढ़ाई करते हैं. सर पहले बोलते हो और फिर खुद ही बोलते हो, ठीक है सर. तो जीएसटी बिकम्स पेएबल, ओके, जीएसटी बिकम्स पेएबल, ये बहुत वाइटल है. सो डज इट बिकम पेएबल व्हेन एन एग्रीमेंट टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज मेंट? जब गुड्स सप्लाई करने का एग्रीमेंट कर रहे हो तब पे करना है क्या, या फिर जब आप सर्विस का एग्रीमेंट कर रहे हो तब करना है क्या? और व्हेन द गुड्स आर शिफ्ट, जिस दिन गुड्स को जहाज में चढ़ा रहे हो या फिर ट्रक में शिफ्ट करना, मतलब क्या, जहाज में चढ़ाओ, ट्रक में चढ़ाओ, प्लेन में चढ़ाओ, हाँ किसी भी जगह में गाड़ी में लोड करके अभी गाड़ी जाएगा, शिफ्ट, और दी सर्विस आर प्रोवाइडेड, क्या उस दिन जीएसटी चार्ज होगा सर? उस दिन जीएसटी पे करना है. और व्हेन द इनवॉइस इज इशूड, कौन सा टाइम को मानेंगे? और व्हेन पेमेंट इज मेड, या फिर जब पेमेंट कर रहे हैं. सो व्हाट इफ द गुड्स आर शिफ्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम? मतलब ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम में शिफ्ट होता रहता है, कि भाई मतलब एक लॉट गया, फिर सेकंड लॉट, फिर थर्ड लॉट, ऐसा भी हो सकता है. सो व्हाट इफ द सर्विस इज प्रोवाइडेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम? ये भी हो सकता है कि सर्विस अभी चलेगा, ऐसा नहीं कि वन टाइम सर्विस नहीं है, अभी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सर्विस का भी एक कभी पीरियड चलेगा, सर्विस भी अभी खत्म नहीं हुआ है. तब कौन से, तब तो फिर इन दैट केस कौन से डेट को लेंगे? आई होप यू अंडरस्टैंड. So provisions relating to time of supply provide answers to all such and other questions. ये जो टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजंस है, ये टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजंस हमें ये जवाब देता है कि भाई कौन सा टाइम को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी पेबल के लिए माना जाए. ठीक है सर, समझ में आ रहा है? ये चैप्टर का मतलब समझ में आ रहा है? अगर मतलब ना समझ में आए तो फिर आगे बढ़ना बेकार हो जाएगा, इतना मुझे थोड़ा कंफर्म करो सर. ये पर्टिकुलर चैप्टर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, कि ये बात क्लियर है कि नहीं? हेलो. हाँ सर. ठीक है. So provisions related to time of supply provide answers to all such and other questions that arise with respect to the time when the liability. तो बोलो सर, कोई क्वेश्चन आ रहा था? यस सर बोलो. एक सवाल आ रहा था, किसी का अनम्यूट हुआ था. एनी क्वेश्चन? आई थिंक ऐसे ही हुआ था. चलो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर. That arise with respect to time when the liability to pay CGST या फिर SGST और UTGST एंड IGST जो भी हो, नॉर्मली क्या होता है, CGST के साथ CGST एंड SGST ये दोनों एक साथ जाता है. कब होता है साहब? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है. जब एक ही स्टेट के अंदर आपका गुड्स का सप्लाई हो तो देखना बिल पे CGST एंड SGST लिखा होता है. अगर ये स्टेट चेंज होके यूनियन टेरिटरी के अंदर चले, यूटीज के अंदर चले, यूटीज लाइक अंडमान निकोबार, यूटीज लाइक लक्षद्वीप, दमन दीव, इस तरह का, ठीक है. अगर यूटीज के अंदर चले तो CGST तो रहेगा ही, बट उसके साथ यूनियन टेरिटरी GST आ जाता है, ठीक है. और या फिर अगर इंटर स्टेट हो, जब स्टेट बदल के गुड्स का ट्रांजैक्शंस होता है, इंटर स्टेट मतलब मानो महाराष्ट्र से तेलंगाना, तेलंगाना से उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्रा, आंध्रा से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से बिहार, इंटर स्टेट अगर ट्रांजैक्शन हो तो IGST, ओके, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ये लगता है. नाउ पॉइंट इज दैट कि सर व्हेन द लायबिलिटी टू पे CGST and SGST or UTGST and IGST arises, this is in
IGST in case of interstate supply and SGST or UTGST in case of intrastate supply. It's a very common thing. ये तो बच्चा बोल देगा, है ना सर ये कोई बात हुआ, लेकिन सर यही सिंपल चीजें ही ना लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो सिंपल चीजों को भी इतना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। স্যার একটা কোশ্চেন আছে। বলো। হ্যাঁ বলছি, সাপোজ ধরুন ওয়েস্ট বেঙ্গল কি ইউনিয়ন টেরিটরি না, এবার ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে কোন ইউনিয়ন টেরিটরিতে কোনো সামান গেল, তখন কি আইজিএসটি হবে, তখন কি জিএসটি লাগবে? তখন আইজিএসটি লাগবে। स्टेट इंटर स्टेट हो या फिर स्टेट टू यूटी हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। स्टेट टू यूटी मतलब वन स्टेट टू अनदर यूनियन टेरिटरी, लाइक पश्चिम बंगाल से अगर कोई अंडमान निकोबार में जाता है, ठीक है, तो इन दैट केस आल्सो आईजीएसटी, उसको भी इंटर स्टेट ही मानेंगे, दैट इज आल्सो आईजीएसटी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, टाइम ऑफ सप्लाई इंडिकेट्स द पॉइंट इन टाइम when the liability to pay tax arises, मतलब कब से आप लायबल हो जाते हो भाई कि अभी मुझे टैक्स पे करना होगा, मतलब आपका लायबिलिटी अराइज हो गया, ड्यू अराइज हो गया, अब ड्यू हो चुके हैं आपका। जैसे इलेक्ट्रिक बिल ड्यू होता है ना, हेलो इलेक्ट्रिक बिल ड्यू होता है, कभी देखे हो आप लोग घर का इलेक्ट्रिक बिल? मीटर रीडिंग लेने के बाद आपके फोन में मैसेज आता है, मैसेज में ये लिखा होता है कि इफ विद इन ड्यू डेट पे कर देते हो तो आपको एक रिबेट मिलेगा, अगर ड्यू डेट के बाद पेमेंट करोगे तो रिबेट आपको नहीं मिलेगा। होता है कि नहीं होता? एग्जाम्पल के तौर पे मानो कि अगर मीटर रीडिंग आपके घर से लेके गया है, जैसे मानो अगर मैं दिसंबर का बात करूं, मानो 1 दिसंबर को मीटर रीडिंग लेके गया और 5 दिसंबर को आपको बिल थमा रहा है, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि पे विद इन 12 दिसंबर देन एंड गेट रिबेट, ठीक है, 1% समथिंग कुछ ऐसे रिबेट दिखाता है, ठीक है, गेट रिबेट। सो अगर आपको रिबेट लेना है, इलेक्ट्रिक बिल का बात कर रहा हूं, तो आपका ड्यू कब हो चुका है इलेक्ट्रिक बिल? हेलो, इलेक्ट्रिक बिल ड्यू कब हुआ है? 12 तारीख को कि 5 तारीख को कि 1 दिसंबर को? 12 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को तो मीटर रीडिंग ली जा रही है, हाँ ये तो मीटर रीडिंग डेट है। 5 दिसंबर को मेरे को बिल दिया, तो मेरे लिए ड्यू कब हुआ? 5 को। ड्यू डेट फाइनल डेट है 12 तारीख, लेकिन मेरा ड्यू अराइज कब से हो चुका है? 5 तारीख से। आई एम लायबल टू पे इन इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम 5 दिसंबर ऑनवर्ड्स, ओके ना? बस वैसा ही बात है सर। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का इसलिए एग्जांपल मैंने लिया बिकॉज इट्स अ वेरी डे टू डे फेनोमेना इन एवरीबॉडीज लाइफ। इट्स अ डे टू डे सिचुएशंस, डे टू डे इवेंट, एवरी मंथ होता है। अगर आप कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई लेते हो, मतलब सीएससी का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, जैसे कोलकाता का जो मैक्सिमम एरिया है वो सीएससी कवर करता है, केष्टपुर या फिर ये बीएमसी एरिया जो है विधाननगर में सॉल्टलेक को छोड़ के ये WBSCDCL में आता है, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब मैं जिस एरिया में करेंटली हूँ, ठीक है, या फिर आप में से भी बहुत लोग अभी इस एरिया से हो, या फिर कोई अगर दूसरे कैलकाटा इलेक्ट्रिक से भी बहुत लोग है। कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई का एवरी मंथ बिल आता है और WBSCDCL का एवरी 3 मंथ में बिल आता है, मतलब डोमेस्टिक का बात कर रहा हूँ, ठीक है, कमर्शियल का अलग बात है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन है। तो एग्जैक्टली ठीक जैसा आपने इलेक्ट्रिक बिल में भी देख रहे हो कि भाई बिल ड्यू होता है फिर पेमेंट करना है, वैसा ही बात है, बस यहाँ पर बिल रेज करना, बिल सामान पहुंचाना, ठीक है, डिलीवरी करना, ये सब थोड़ा सा हमें देखना होगा भाई कब कौन सा चीज हो रहा है। अब आगे मैं थोड़ा रूल को डिटेल्स में क्लैरिफाई कर देता हूँ, लेकिन पहले आप इसके पीछे का बैकग्राउंड को समझ जाओ, कहानी क्या है। मेरे हिसाब से तो हर चीज कहानी है, अगर आप इसको एक कहानी की तरह समझोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा सर। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस थिंग्स? हर चीज के पीछे का स्टोरी समझ जाओगे तो आगे का कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाएगा। स्टोरी क्लियर नहीं होता है तो फिर दिक्कत बढ़ जाता है। सो प्लीज ये कोशिश करना कि स्टोरी क्लियर रहे, फिर सवाल तो आएगा, क्वेश्चन अराइज होगा, मन में होगा, एग्जाम प्रैक्टिस करने के टाइम पे भी क्वेश्चन अराइज होगा, बट फर्स्ट क्लियर द स्टोरी, ठीक है। तो ये है कहानी सर, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट to note here that though the liability to pay tax arises at the time of supply, the same can be paid to the government by the due date.
उसी तरह का बात, जैसे कि मैंने आपको 5 दिसंबर का बात कर रहा था इलेक्ट्रिक बिल का, कि 5 दिसंबर मेरे को बिल मेरे को मिला, मैसेज मिला, और 12 दिसंबर अगर मेरा लास्ट डेट है, ठीक है, विद इन 12 दिसंबर, तो ये इस डेट के अंदर मुझे इलेक्ट्रिक बिल जमा करना है। एग्जैक्टली टाइम ऑफ सप्लाई से ये पता चलता है कि भाई जीएसटी पे करना है, लाइबिलिटी अराइज होता है, और गवर्नमेंट को पे किस डेट के अंदर कर देना है ये भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, एवरी मंथ जीएसटी पे करने का एक रिटर्न फाइलिंग का बात आएगा, तो वहां पर मैं आपको टाइमिंग के बारे में थोड़ा और बता दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे, फॉर इंस्टेंसेस, इफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ ए गिवन सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ ए गिवन सप्लाई इज 25 में, मानो कि टाइम ऑफ सप्लाई मेरे को पता चल गया 25 में, तो टैक्स लिबेबल देयरऑन वुड बी पेबल लेटेस्ट बाय 20th जून। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई आपका टैक्स लायबल टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग कैलकुलेट करके देख चुके हैं कि 25 में आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो चुका है, चाहे वो डील रेज के कारण हो, चाहे वो गुड्स पेमेंट के मतलब गुड्स रिसीवेंट ने गुड्स रिसीव कर लिया उसके कारण, व्हाट एवर बी द रीजन। ठीक है, हो सकता है कि आपने इनवॉइस 25 को रेज किया तो उसी डेट को मान लेते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में 25 को पैसा मिला तो उसको मान सकते हैं, जो अर्लियर होता है। अब उसके डिटेल्स में आता हूँ, बट हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मेरा टाइम ऑफ सप्लाई 25 तारीख है, 25 में, तो आपको 20th जून के लेटेस्ट में नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख के अंदर जीएसटी पे कर देना है। आपका पेएबल हो चुका है, मतलब लायबिलिटी बन चुका है, पेएबल बन चुका है, अब पेड करना है 20 के अंदर, व्हिच इज द ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड इन द सीजीएसटी एक्ट, दिस इज द ड्यू डेट। ठीक है, जिस डेट के अंदर पे करने वो ड्यू डेट बना, और जब से आपका ये लायबिलिटी अराइज होता है वो टाइम ऑफ सप्लाई का डेट बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब से लायबिलिटी बन रहा है और कब आपका ड्यू हो रहा है, कि किस डेट के अंदर आपको पे कर देना है। बस यही, इसी को ढूंढना है सर, इसी को ढूंढना है और इसी पे दिमाग का खराब करना है। मतलब ये जो कहानी आपका थोड़ा दिमाग तो खाएगा, है ना। अरे सर दिमाग का काम क्या है, जैसे मोबाइल फोन खराब क्यों होता है, यूज करते करते। हाँ सर, हाँ शालिनी बोल, आवाज आ रहा है क्या? माइक डिसेबल हुआ है ठीक है, बट क्या मेरा आवाज आ रहा है? शालिनी कुछ लिखा मुझे, इसलिए मैं शालिनी को पूछा, मैसेज कर सकता है। ओके सर, तो बात को समझ में आ रहा है ना सर, कि ये दिमाग खाना है सर, ठीक है, और कुछ नहीं, डेट का हिसाब लगाना है। The GST Act provides separate provisions for time of supply for goods and service. Goods के लिए अलग provisions बताते हैं, सर्विस के लिए अलग provisions बताते हैं। Section 12 and Section 13. And Section 14 provides for the method of determining the time of supply in case there is a change in rate of tax on supply of goods or services. तो Section 14 आ जाता है। So Section 12 and 13 employ the provisions of Section 31 relating to issue of tax invoice as a reference point. मतलब सेक्शन 12 और 13 के साथ हम लोगों को कनेक्ट करके सेक्शन 31 को भी रेफर करना है। सेक्शन 31 इशू ऑफ इनवॉइस के बारे में बात करता है। Therefore, it will be useful to refer the tax invoice बोल के एक चैप्टर आएगा, ठीक है, क्रेडिट एंड डेबिट नोट ई-वेबल इन कंजंक्शंस। ठीक है, ये जो चैप्टर के साथ हम लोग ये वाला चैप्टर इसके बाद अगर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा कि टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट डेबिट नोट, ई-वेबल। ठीक है, तो ये बहुत ही कनेक्टेड चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको बीच बीच में थोड़ा ये सब कनेक्शन देने का। ठीक है, बट सर क्या है ना, एक चैप्टर कंप्लीट ना होके दूसरे चैप्टर में जाने से भी थोड़ा दिक्कत बढ़ सकता है। ठीक है, तो आई विल ट्राई। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ये सब कनेक्टेड टॉपिक है क्योंकि डेट का मैटर है तो जरूरी है जान जाना। ठीक है, जानना जरूरी है सर। ठीक है, ओके, तो चलो अब देखते हैं आगे कि क्या मतलब निकल के आता है, क्या हो गया। ठीक है, अच्छा, जैसे यहाँ पर और भी कुछ बातें हैं, देखो, इवेंट लाइक इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, जिस दिन कंपनी बिजनेस इनवॉइस इशू करता है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट रिसीव करता है, प्रोविजंस ऑफ सर्विस, receipt of service recorded in books of accounts need to be analyzed to determine the time of supply. When the tax on supply is payable under forward charge. Forward charge क्या है? जब सप्लायर टैक्स पे करते हैं उसे फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं, और जब रिसिपेंट टैक्स पे करते हैं उसे रिवर्स चार्ज कहते हैं। याद रखिए सर, बार बार बोल रहा हूँ, जब सप्लायर टैक्स पे करे तो उसे फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। ऐसे तो चार्ज ऑफ जीएसटी में बताया जाता है ये टॉपिक, फिर भी बात बोल रहा हूँ सर
कि फॉरवर्ड चार्ज मतलब जब सप्लायर पे करे जीएसटी किसको, गवर्नमेंट को, और जब रिसिपेंट पे करे उसे रिवर्स चार्ज कहते हैं. सो व्हेन द टैक्स ऑन सप्लाई इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, इवेंट्स लाइक डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, इस केस में रिसिप्ट ऑफ गुड्स बहुत वाइटल हो जाते हैं. फॉरवर्ड चार्ज में क्या वाइटल होता है? फॉरवर्ड चार्ज में वाइटल होता है इनवॉइस इशू, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, प्रोविजंस ऑफ सर्विस, रिसिप्ट ऑफ सर्विस. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसमें? इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉरवर्ड के केस में. ठीक है. और जब आप रिवर्स चार्ज करते हो, रिवर्स चार्ज मतलब जब रिसिपेंट को पे करना पड़ता है, जैसे ट्रांसपोर्टर के केस में, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में आप लोग देखोगे, जब आप लोग रिवर्स चार्ज वगैरह पढ़ोगे ना, चार्ज अंडर जीएसटी, तो वहां पर मैंने इसके बारे में काफी डिस्कस करता हूँ सर. एक सेकंड, किसी किसी का थोड़ा देख रहा हूँ, नेटवर्क इश्यू वगैरह. ओके, ठीक है. तो किसके केस में कौन सा चीज देखना है ये बहुत जरूरी है. डेट ऑफ मेकिंग ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एक्सेट्रा नीड टू बी एनालाइज्ड टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई. अब थोड़ा सा इसको और क्लियर भी देखते हैं. तो इतना तो बैकग्राउंड क्लियर हो गया. द प्रोविजंस रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई एसेंशियली फिक्स द टैक्स कलेक्शंस इवन टू बी द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम. मतलब जो भी अलग अलग टाइम हमें प्रोवाइड करते हैं, इसमें सबसे पहले जो होता है उसी को नॉर्मली माना जाता है, बट उसके अंदर भी हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखना पड़ेगा. तो इन सिंपल अगर मैं आपको थोड़ा क्लियरली बताऊं कि इसमें हम लोग कौन सा सेक्शंस पे मेनली ध्यान देना है. अच्छा देखो, हर चैप्टर के अंदर ना कुछ रिलेटेड डेफिनेशंस होते हैं. ठीक है, आपको ना डेफिनेशंस एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए. हर चैप्टर का एक अलग अलग डेफिनेशन. जैसे मानो कि यहाँ पर एसोसिएटेड एंटरप्राइज बोल के कॉन्सेप्ट बोला है कि व्हाट इज एसोसिएटेड एंटरप्राइज. बिकॉज बिजनेस होता है तो एसोसिएशंस के साथ एसोसिएटेड एंटरप्राइज shall have the same meaning as assigned to it in section 92A of the Income Tax Act में भी बोला है. As associated enterprise in relation to another enterprise means an enterprise which participates directly or indirectly or through one or more intermediaries in the management or control of capital of the other enterprise. मतलब सिंपल बात है सर, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के बिजनेस के साथ जोड़ के, ठीक है, मानो कोई कंपनी है ए कंपनी, ठीक है, दूसरा कंपनी है बी कंपनी, ये सब एसोसिएट कंपनी में भी बोला गया है. एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के मैनेजमेंट में अपना कंट्रोलिंग करता है, मैनेजमेंट में अपना डिसीजन सुनाते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली एक एसोसिएटेड. तो आप लोग देखना कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, कोई प्रोग्राम चलता है तो क्या बोलता है सर, इन एसोसिएशन विथ, हाँ टीवी में ऐसे बोलते हैं ना, इस पर्टिकुलर मूवीज का जो भी डिटेल्स है, या फिर दिस प्रोग्राम इज ब्रॉडकास्टेड बाय इन एसोसिएशन विद, मतलब ये हमारे एसोसिएटेड पार्टनर है जिस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इवेंट को या फिर इस पर्टिकुलर खबर को दिखाने में या न्यूज को दिखाने में हमें हेल्प करें. तो दे आर बेसिकली एसोसिएटेड एंटरप्राइज. एसोसिएटेड एंटरप्राइज को लॉ क्या कहता है? एसोसिएटेड एंटरप्राइज इन रिलेशन टू अनदर एंटरप्राइज, मतलब एक एंटरप्राइज के तौर पे अगर बी एंटरप्राइज के एसोसिएट ए होता है, मींस एन एंटरप्राइज व्हिच पार्टिसिपेट्स directly or indirectly or through one or more intermediaries in the management or control or capital of the other enterprise. ठीक है, एसोसिएशन कंट्रीज का भी बहुत हेल्प होता है. जैसे आपको पता होगा, जैसे कोई कंट्री अगर किसी कंट्री के एसोसिएशन के अंदर आ जाता है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. जैसे एवरी ईयर कोलकाता में से भी विंटर सीजन है ना, तो यहाँ पर ना एक ट्रेड फेयर होता है. कभी मौका मिले तो जरूर जाना. मैं अपने स्टूडेंट डेज में बड़ा विजिट करता था ट्रेड फेयर बोल के. ट्रेड फेयर में क्या होता है जानते हो? वहां पर ना अलग अलग कंट्रीज आता है. ट्रेड फेयर, बुक फेयर में भी होता है. ठीक है, जैसे किताब का भी आएगा ना ऑलरेडी, आई थिंक जनवरी ऑनवर्ड्स देखना, कोलकाता में बहुत सारा मेला लगता है. उसमें एक बिजनेस फेयर या ट्रेड फेयर होता है, बुक फेयर होता है. वहां पर आप देखना एसोसिएट कंट्री के बारे में बात करते हैं. जैसे मैंने 2 बार ऐसे विजिट किया था, मुझे याद आ रहा है. एक बार मैंने बांग्लादेश, तो हमेशा रहता है बांग्लादेश और हमारे बीच में काफी बिजनेस एसोसिएशन तो है ही, किताब के केस में भी और ट्रेड के केस में. एक बार सर हमारे साथ मिला था, थाईलैंड आया था, अफगानिस्तान एक बार आया था, एक बार मोस्ट प्रोबेबली ब्राजील आया था. ठीक है, ट्रेड फेयर में. तो ब्राजील के प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पर शोकेस किया गया था. उसमें बहुत सारे, किसी को अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह करना है ना, वो ट्रेड फेयर के थ्रू से उसका पता लगा सकता है, ऑफिशियल बात कर सकते हैं, ये सब होता है सर. तो एसोसिएशन कंट्रीज के बीच में भी होता है सिमिलरली. ठीक है, सिमिलर वे में
जब कोई बिजनेस के बीच में भी कोई एसोसिएशन होता है तो उसे एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहते हैं। इतना समझो ताकि मैनेजमेंट कंट्रोलिंग में भी वो भाग रखे। डेफिनेशन है सर, थोड़ा याद तो रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट इंक्लूड रिटन प्रिंटेड रिकॉर्ड और एनी सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है, एज पर दी आईटी एक्ट 2000 के हिसाब से डॉक्यूमेंट को बोला है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 ऑफ दी आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। इनवॉइस क्या है, इनवॉइस के बारे में बोला है सर, टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस के बारे में सेक्शन 31 में बोला है सर जीएसटी एक्ट में, ठीक है, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 66 में भी बोला है, ठीक है। सेक्शन 31 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर यहाँ पर भी बोला है, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 66 में भी इनवॉइस के बारे में बोला है। गुड्स क्या है, अभी और गुड्स के बारे में फिर से क्या बताना, वही बात बार बार आता है। गुड्स मीन्स ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज, ये तो मैं जीएसटी क्लास में हमेशा बोलता रहता हूँ, ठीक है। इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, थिंग्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, एग्रीड टू बी सेवियर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ये सब ना कुछ कॉमन डेफिनेशंस है जो आपको हर चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। रिवर्स चार्ज क्या है, प्रिस्क्राइब क्या होता है, सर्विस के अंदर क्या आता है, ठीक है, जो हमेशा एक जरूरी, सर्विस मीन्स एनीथिंग, सर्विस मीन्स एनीथिंग इंक्लूडिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन फॉर ए कंसिडरेशन। सर्विस के अंदर कुछ भी आ सकता है, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन फॉर ए कंसिडरेशन, मतलब अगर पैसा को कन्वर्ट कर रहे हो किसी दूसरे चीज में, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज वगैरह होता है ना, वो भी सर्विस है, ठीक है, रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन फॉर ए कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, मनी को कन्वर्ट करके आप कोई चीज दूसरा डॉलर में वगैरह में, वो भी सर्विस काउंट होता है। बट सर्विस में क्या नहीं आता, सर्विस में गुड्स नहीं आता, सर्विस में मनी नहीं आता, सर्विस में सिक्योरिटी नहीं आता, लेकिन मनी कन्वर्जन करना सर्विस है। अगर किसी को फॉरेन जाना है तो वो फॉरेन एक्सचेंज सर्विस लेके पैसा को कन्वर्ट करते हैं ना फॉरेन करेंसी में, तो वो सर्विस है। या फिर एक्टिविटीज फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज, मतलब शेयर बॉन्ड डिवेंचर्स वगैरह में जो ट्रांजैक्शन चलता है वो भी सर्विस में काउंट होता है। सर्विस मींस एनीथिंग इंक्लूडिंग ये दो चीजें और एक्सक्लूडिंग गुड्स मनी सिक्योरिटीज। याद रखना सर, ये सब कॉमन कॉन्सेप्ट है, हर जीएसटी के चैप्टर के अंदर ये सब डेफिनेशंस के बारे में आपको नॉलेज रखना चाहिए, ठीक है। सेक्शन वाइज यू मस्ट नो द डेफिनेशंस ऑफ एवरी पॉइंट, ठीक है। तो ये था सर्विस के बारे में बातें। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। रिसिपेंट कौन है, अब फिर से रिसिपेंट के बारे में एक बार बोल देता हूँ सर। चलो, रिसिपेंट मतलब जो बेसिकली गुड्स को रिसीव करता है, ठीक है। ये पर्सन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो पे करता है कि भाई मैं अगर किसी से कोई सर्विस लेता हूँ, अगर मैं किसी से कोई सर्विस लेता हूँ, अगर मैं किसी से कोई गुड्स खरीदता हूँ, तो मैं कौन बनूंगा सर? अगर मैं गुड्स बाय कर रहा हूँ, अगर मैं सर्विस बाय कर रहा हूँ, तो मैं कौन बनूंगा? मैं रिसिपेंट बनूंगा। तो सिंपल, पर्सन लायबल टू पे द कंसिडरेशंस। अगर आप किसी से कोई पर्टिकुलर, सपोज आप आर्किटेक्ट सर्विस किसी से ले रहे हो, तो जो आर्किटेक्ट का सर्विस लेगा वो आर्किटेक्ट को पे करेगा। अगर आप डॉक्टर से सर्विस लोगे तो डॉक्टर को आप पे करोगे, तो आप कौन बन जाओगे? आप रिसिपेंट बन जाओगे। ट्रांसपोर्टर का सर्विस लोगे तो ट्रांसपोर्टर का सर्विस जो ले रहा है वो रिसिपेंट है। पर्सन लायबल टू पे द कंसिडरेशन इज कॉल्ड रिसिपेंट। सर, इफ नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर मानो बदले में कोई कंसिडरेशन पे आप नहीं कर रहे हो, फिर भी आप रिसिपेंट बन सकते हो। पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड, मेड अवेलेबल और टू हुम पोजीशंस यूज ऑफ द गुड्स इज गिवन और मेड अवेलेबल। कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप बदले में कंसिडरेशंस में कुछ दे नहीं रहे हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि ऑलवेज कंसिडरेशन दिया जाए, ऐसा भी सिचुएशंस आता है बिजनेस में। बट अगर आप गुड्स को पॉजिश करके अपने पास रख रहे हो ना, तो भी आप रिसिपेंट हो। सर क्या बात कर दी है, हाँ सर, ठीक है सर। और भी बोला, इफ नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस, फिर भी आप रिसिपेंट बन सकते हो। पर्सन टू हुम द सर्विस इज रेंडर्ड, पर्सन टू हुम द सर्विस इज रेंडर्ड। हो सकता है आपने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, बट आपको सर्विस तो मिला ना, तो भी आप रिसिपेंट। तो रिसिपेंट इंक्लूड्स एन एजेंट, रिसिपेंट के अंदर एजेंट भी आता है, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपेंट, जो रिसिपेंट के बिहाफ में काम करता है। शाहरुख खान के बिहाफ में अगर मान लो शाहरुख खान को कोई सर्विस लेना है, सलमान खान को या कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को, कटरीना कैफ को, या फिर एनीवन जिसको भी आपको पसंद है, आप नाम काउंट कर लो, ठीक है। रिसिपेंट इंक्लूड्स एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपेंट इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विस सप्लाइड, उसे भी रिसिपेंट कहा जाएगा। रिसिपेंट का एजेंट भी रिसिपेंट है, ठीक है सर। इसमें क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है सर, लॉ को कहना पड़ता है। देयर इज नथिंग बिग, देयर इज नथिंग बिग मैटर।
एवरीथिंग इज अ नॉर्मल मैटर। हम लोग इसको ना टफ सोच लेते हैं। मेरा मुश्किल ये लगता है कि आपको एक सिंपल सिंपल चीजों को मुझे इतना हाइप क्रिएट करके बोलना पड़ता है ताकि आप लोग इसका इंपॉर्टेंस को समझो, नहीं तो कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल बातें हैं। सप्लायर कौन है? सप्लायर इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सप्लाई सर्विसेज मींस द पर्सन सप्लाइंग सेड गुड्स और सर्विस, जो गुड्स का सप्लाई करता है, इंक्लूड्स एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लायर इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विसेज। ये क्या चीज है? सेक्शन 200 सबसेक्शन 105 में बोला है। अब ये क्या है? कुछ नहीं है। ये भाउचर क्या है? जीएसटी लॉ भाउचर के बारे में बात करता है। व्हाट इज भाउचर? ऑडिट करने जाओगे तो भाउच भाउच कर करके पागल हो जाओगे। भाउचर भाउचर मींस एन इंस्ट्रूमेंट where there is an obligation to accept it as a consideration or part of consideration for supply of goods। अगर किसी को कोई गुड सप्लाई कर रहे हो तो बदले में एक बिल जनरेट करना पड़ता है। सर्विस दे रहे हो तो भी बिल जनरेट करना पड़ता है कि भाई भाउचर लो, ये मेरा भाउचर है, इसमें मैं क्या सर्विस दे रहा हूँ, उसका क्या पेमेंट है, वो भाउचर है। और बोथ या गुड्स एंड सर्विस दोनों एक साथ दे रहे हो, and when the goods or services are both to be supplied or the identities of their potential suppliers are either indicated on the instrument itself, जिस particular document में आप क्या दे रहे हो, क्या ले रहे हो, उसको आप डिटेल्स में डॉक्यूमेंटेशन करते हो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 के तहत उस इंस्ट्रूमेंट को भाउचर कहा जाता है। इसमें क्या पढ़ा है? क्या समझाने वाला बात है? कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं तो क्यों पढ़ा? सर वाउचर इनवॉइस सेम होता है ना? सर वाउचर और इनवॉइस हमेशा सेम होगा जरूरी नहीं सर। इनवॉइस मतलब टैक्स इनवॉइस, लेकिन वाउचर में टैक्स के बारे में डिटेल्स ना भी हो सकता है। बट इनवॉइस वाउचर के अंदर आता है। मतलब नॉर्मली अगर कोई मान किसी से अपना पैड बिल दे रहा है तो फिर वो वाउचर हो जाएगा, ठीक है। नॉन टैक्सेबल वाउचर भी हो सकता है, लेकिन इनवॉइस है तो वो वाउचर के अंदर भी काउंट हो जाता है। जैसे हम लोगों ने अभी इनवॉइस के बारे में पढ़ा ना। सर मतलब इनवॉइस आर वाउचर बट वाउचर आर नॉट इनवॉइस। यस सर, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। और क्या वाउचर बता दिए बस। ये सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। इस चैप्टर को समझने के लिए ये सब डेफिनेशंस का नॉलेज जरूर रखना है आपको। यू मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज, ठीक है सर। ओके, अब थोड़ा सा सेक्शंस पे बात करेंगे। जैसे कि आपको मैं बोला कि अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई समझना है तो सेक्शन 12 समझना होगा, सेक्शन 13 समझना होगा और सेक्शन 14 समझना होगा। तो सेक्शन 12 क्या कहता है सर? सर सेक्शन 12 कहता है, पहले थोड़ा बता देता हूँ, फिर मैं आपको लास्ट में समरी बताऊंगा ना, एकदम शांति से रिवाइज करना बाद में। लेकिन पहले थोड़ा सुन लो सेक्शन 12। सेक्शन 12 की कहानी। सेक्शन 12 प्रोवाइड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। क्या क्या बताते हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना सर, फॉरवर्ड और रिवर्स में? अगर किसी को फॉरवर्ड और रिवर्स में प्रॉब्लम है तो बता दो, मैं फिर से समझा देता हूँ। एनी डाउट अबाउट फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज? बोलो सर। नहीं है ना? आगे बढ़ता हूं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल रहा था। फॉरवर्ड मतलब जब सप्लायर रिसिपेंट से टैक्स कलेक्ट करेगा और सरकार को देगा, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होता है रिसिपेंट डायरेक्टली सरकार के घर में देगा। जैसे मानो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे टैक्स कलेक्ट करके, से फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मानो जीएसटी भी ले रहा हूं, मानो आपका फीस रखा मैंने 1000 टका, इस पे मानो मैं 18% जीएसटी लगाया, तो 180 टका मैं आपसे कलेक्ट करूंगा और सरकार के घर में जमा करूंगा। मैं कौन हूं सर? हेलो, हु एम आई? सप्लायर। सप्लायर ऑफ सर्विस, यस ना? यस सर। तो ये होता है फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या होता है? 1000 टका का सर्विस है, ठीक है। 1000 टका का सर्विस है, आप मेरे से 1000 टका का सर्विस ले रहे हो, बट देयर आर सम कंडीशन। मानो कि मैं फॉरेन में हूँ, मैं फॉरेन में बैठ के आपको सर्विस दे रहा हूँ, मेरा इंडिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मानो यही क्लास में ऑनलाइन में बैठ के आपको यूएस से दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा इंडिया के साथ ऐसा कोई कनेक्शन है नहीं, लेकिन ये सप्लाई इंडिया में जा रहा है मेरे तरफ से, एंड आई एम नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो 1000 का 18% जीएसटी कितना होता है?
180। अब क्या मैं दूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जीएसटी या आप देंगे? हेलो, हम देंगे। आप दे दीजिएगा। अब रिसिपेंट हो ना, अब आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के घर में जमा कर देना, तो क्या हो जाएगा उसको, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। बस ये नॉर्मल फर्क है। रिवर्स चार्ज में रिसिपेंट डायरेक्टली देते हैं और फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर कलेक्ट करके सरकार के घर में जमा करता है। तो सेक्शन 12 दोनों के बारे में बात करता है। सप्लाई ऑफ वाउचर, जो बिल या इनवॉइस जो भी बोलो आप, दैट कैन बी यूज्ड टू पे फॉर गुड्स, जिसको देख के बाद में पेमेंट मिलता है, एंड एनी अदर केसेस, रेसिडुअल केसेस। तो ये सेक्शन 12 के अंदर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर टाइम पे पे नहीं होता है तो इंटरेस्ट का बिल भी बनता है, लेट फी का बिल बनता है, पेनल्टी और डिलेड पेमेंट का बिल भी बनता है, उसे भी सेक्शन 12 कंसीडर करता है। वी कंसीडर बिलो हाउ द टाइम ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड इन ऑफ दिस सिचुएशंस। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 रीड विद सेक्शन 31। सेक्शन 31 किसके बारे में बात करता है? इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस और इनवॉइस के बारे में बात करता है। तो हमें सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के साथ सेक्शन 31 को जोड़ के बात करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज वो इनवॉइस इशू के बारे में है। बिकॉज इनवॉइस इशू ना बहुत वाइटल पॉइंट है। सिर्फ बेचने से नहीं होगा, बिल बनाना पड़ता है। बिना बिल आप समझ सकते हो, जो बंदा सच्चा बिजनेसमैन कर है ना सर, वो बिल जरूर बनाएगा, बिल बना के अपने कस्टमर को देगा, क्योंकि उसको पक्का हिसाब चाहिए, जो जीएसटी देता है और जो जीएसटी ना भी देता हो। अगर जो जीएसटी देता है ना, उसको तो जरूरी है सर, बिल बनाओ, संगे संग दो, बिल रेज करो। तो बिल रेज करना एक बहुत वाइटल इवेंट है बिजनेस के लिए। सो एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, the time of supply of goods that are taxable under forward charge is the earlier of the following 2 days। क्या बोलता है? ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस by the supplier or the last date on which the invoice ought to have been issued in terms of section 31। लास्ट डेट जो है जिसके अंदर आपको बिल बना लेना चाहिए था, to the extent the invoice covers the supply of goods, or the date of receipt of payment by the supplier, जिस दिन सप्लायर को पेमेंट मिला, to the extent the payment covers the supply of goods। जिस दिन पेमेंट मिला, या फिर आप जिस दिन इनवॉइस इशू किए, या फिर जो इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट है एज पर सेक्शन 31, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ये आपको पहले भी मैं एग्जांपल करा चुका हूं, ठीक है। सप्लायर का पेमेंट मिलने से पहले या फिर इनवॉइस इशू करने से, दोनों के बीच में जो पहले होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इतना तो क्लियर है सर? हेलो, बोलो सर, समझ में आ रहा है ना? टैक्स नॉट पेबल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, यस सर। टैक्स नॉट पेबल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ये भी मैंने आपको बोला था, एडवांस रिसिप्ट में टैक्स जनरेट नहीं होता है। स्पेशल प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। इन एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 148, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल को रिकमेंड किया था to specify that a registered person excluding composition supplier should pay GST on outward supply of goods at the time of supply as specified in section 12 subsection 2 clause A. The date of issue of invoice or the last date on which the invoice ought to have been issued in terms of section 31. In simple words, all taxpayers under forward charge except composition supplier, जो रेगुलर नहीं है, composition पेमेंट में कौन रहते हैं, वो आर नॉट रेगुलर टैक्सपेयर्स, ठीक है। वो एक लमसम अमाउंट में एक बार रिटर्न फाइल करता है और क्वार्टर बेसिस में क्वार्टरली रिटर्न फाइल करके एक बार पेमेंट कर देता है कॉम्पोजिशन से भी, ठीक है। वो जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले पाता। जो कॉम्पोजिशन में रहता है ना सर, उसको आईटीसी नहीं मिलता, इतना जान लो। क्रेडिट जो है ना, इनपुट क्रेडिट कॉम्पोजिशन वाले नहीं ले पाते। आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या कहते हैं? इन सिंपल वर्ड्स, all taxpayers under forward charge are not required to pay GST at the time of receipt of advance in relation to supply of goods.
The entire GST shall be payable only when the invoice for the supply of goods is issued or ought to have been issued. मतलब जिस दिन आप इनवॉइस इशू करोगे तभी आप पूरा अमाउंट पे जीएसटी देना, एडवांस रिसीव करने के लिए जीएसटी देने का जरूरत नहीं है। बस इतनी सी बात है, कोई झमेला नहीं है, ठीक है। एडवांस रिसीव करने के कारण जीएसटी ना दो, जब इनवॉइस इशू करोगे तो पूरा अमाउंट पे जीएसटी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। 10 इसलिए कहता है time of supply of goods for the purpose of payment of taxes, the date of issue of invoice or the last date when the invoice ought to have been issued under section 31। ठीक है, सेक्शन 31 में जो लास्ट डेट माना जाएगा उसी डेट को लेके आपको इनवॉइस डेट को माना जाएगा। तो वो डेट बहुत वाइटल हो जाएगा सर, वो डेट बहुत वाइटल हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ए लिमिटेड एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बी लिमिटेड। ए और बी का खेला है क्या? यस सर। ए लिमिटेड एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बी लिमिटेड टू सप्लाई 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल। चलो देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। However, A Limited supplies only 80 kg of raw material and issues the invoice for the same। 100 kg की जगह आप 80 kg का इनवॉइस बना रहे हो। एक इनवॉइस आपने बनाया जिसमें आप एक्चुअली आपने एग्रीमेंट किया 100 kg का, बट जब बिल बना रहे हो तो आप उसमें 80 kg दे रहे हो। एक्चुअली आपने सप्लाई भी 80 kg दिया। A Limited supplies only 80 kg of raw material and issues the invoice for the same। Here the supply would be deemed to have been made in respect of 80 kg of raw material, that is to the extent covered by the invoice। Invoice कितना कवर कर रहा है? 80, so उसी को मानेंगे। Therefore the provision related to time of supply will also be applicable to supply of 80 kg of raw material and not for the entire 100 kg of raw material। भले ही आप A के साथ B का एग्रीमेंट 100 kg का ही क्यों ना हो, बट क्योंकि सप्लाई 80 kg का हो रहा है और आप जो भाउचर बना रहे हो या बिल बना रहे हो, ठीक है, आपका जो भाउचर या इनवॉइस बन रहा है उस पे आप 80 kg ही शो कर रहे हो, तो सप्लाई 80 kg ही मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई में, ना कि 100 kg। समझ में आया? हेलो, मतलब तब ये Yes, sir. तर्क देने का कोई मतलब नहीं है, ये तर्क देने का कोई मतलब नहीं। सर हम लोगों के बीच में तो 100 kg का डील हुआ था, ठीक है, लेकिन सप्लाई तो 80 का हुआ ना, तो 80 ही आपका सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे 80 को ही माना जाएगा और उसका पेमेंट के ऊपर ही टैक्स देना होगा, ना कि 100 के ऊपर। अगर बिल 100 का बनता तो 100 के ऊपर होता। तो बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बिल में 100 दिखा देता ना तो फिर 100 में देना पड़ता। और एक बात याद रखना सर, हम लोगों ने एक रिलीफ पढ़ा ना कि एडवांस रिसीव में आपको जीएसटी नहीं देना है, पढ़ा ना सर अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एडवांस रिसीव में जीएसटी नहीं देना है। सर ये रिलीफ जो है ना, ये सिर्फ गुड्स के केस में एप्लीकेबल है, सर्विस के केस में नॉट फॉर सर्विस, हाँ, ओनली फॉर गुड्स। याद रहेगा रे बाबा, बोलो समझ में आ रहा है? एडवांस रिसीव के ऊपर Yes, मैंने sir. लास्ट क्लास में भी क्वेश्चंस कराया था, लास्ट क्लास में भी मैंने एडवांस पे क्वेश्चंस कराया था। अच्छा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का क्या मतलब? Date of receipt of payment in the above situations refer to the date on which the payment is recorded in the books of account of the entity। अरे बिजनेस पे बंदा टैली करे या फिर एसएपी करे, हाँ आजकल ये सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलता है ना सर, या बिजनेस बोल के एक चलता है, क्विक बुक बोल के एक चलता है, ठीक है, टैली हो, एसएपी हो, बिजनेस हो, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, या फिर नॉर्मल खाता में कर रहा है, ठीक है, बही खाता। So date of receipt of payment in the above situations refers to the date on which the payment is recorded in the books of account of the entity। Supplier of goods अपने जो गुड सप्लाई कर रहे हैं वो अपने अकाउंट में किस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई ये मेरा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है। The receipt, the payment or the date on which the payment is credited in the entity's bank account। आप पेमेंट रिसिप्ट एंट्री कर रहे हो और बैंक अकाउंट में एंट्री हो रहा है, जो पहले होगा। अगर बैंक में पहले आएगा तो बैंक का डेट लिया जाएगा। मानो कि आपने रिसीव डेट की एंट्री कर लिया पर बैंक में क्रेडिट बाद में हुआ है, तो आपका जो एंट्री डेट है उसको लेंगे, ठीक है। या ऐसा हो गया कि बैंक अकाउंट में पहले आ गया और आपने उसका एंट्री बाद में कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट का डेट जिस दिन हुआ उस डेट को डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मानेंगे। हेलो,
टैली में एंट्री और बैंक अकाउंट में क्रेडिट। अगर एंट्री पहले तो एंट्री का डेट मानो कि 18 तारीख को टैली में एंट्री किया आपने, 18 सितंबर को, 18 नवंबर को, तो 18 नवंबर को आपने टैली में एंट्री किया तो वो आपका डेट ऑफ रिसिप्ट हो जाएगा। बैंक अकाउंट में मानो 19 तारीख को आ रहा है, उल्टा भी हो सकता है, मानो ये 18 तारीख पे बैंक में क्रेडिट हुआ और आप 19 तारीख को टैली में एंट्री कर, तो 18 तारीख बैंक अकाउंट का डेट को ले लेंगे, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के बारे में, व्हिच एवर इज अर्लियर। ओके, ओके और नॉट, बोलो। Yes, sir. Okay, sir. Significance to the extent the invoice or payment covers the supply of goods. Suppose a part of the consideration is paid in advance. पूरा मानो कि किसी को 1 लाख देना था, कंसिडरेशन है 1 लाख, कुछ चीजें खरीदे हैं, आपको पाना है 1 लाख या देना है 1 लाख। Suppose a part of the consideration is paid in advance or invoice is issued for part payment, और इनवॉइस भी आप पार्ट पेमेंट का इशू कर रहे हो, ठीक है, मानो टोटल अमाउंट मानो 5 लाख का है, पार्ट पेमेंट में 1 लाख अभी इशू हुआ है एडवांस, ठीक है। द टाइम ऑफ सप्लाई विल नॉट कवर द फुल सप्लाई, द सप्लाई इज डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस। भले ही पूरा वैल्यू 5 लाख का ही क्यों ना हो, क्योंकि आपने पार्ट पेमेंट का, क्योंकि आप पार्ट पेमेंट का इनवॉइस बना रहे हो ना सर, तो इनवॉइस में अगर आप 1 लाख का वैल्यू दिखा रहे हो तो सप्लाई को भी 1 लाख ही माना जाएगा, ना कि 5 लाख। However, it may be noted that in case of goods, composition वाले को छोड़ के, ठीक है, tax is payable only on the basis of issuance of invoice. टैक्स हमेशा इनवॉइस इश्यूएंस के ऊपर ही दिया जाता है, और लास्ट डेट फॉर द पर्पस ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस इवन इफ एनी एडवांस और पार्ट पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बिफोर द इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। हो सकता है कि इनवॉइस इश्यू से पहले आपने एडवांस में रिसीव कर लिया और लास्ट डेट ऑफ पर्पस ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि गुड्स के केस में, स्पेशली सर्विस के केस में हो सकता है कि आपने पार्ट सर्विस दिया, पार्ट इनवॉइस इशू किया, ठीक है, तो पार्ट इनवॉइस को ही आपका मतलब सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। लेकिन गुड्स के केस में नॉर्मली क्या होता है कि इनवॉइस जो आपने लास्ट इशू करोगे ना, उसी के ऊपर बेस करके आपको जीएसटी देना है, ठीक है, नॉर्मली। सर्विस के केस में पार्ट कर रहे हो तो पार्ट में कर। आगे और एग्जांपल देखेंगे सर और क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 31। अब ये बड़ा सवाल है, सबसे 31 तब से हीरो बन के बैठा हुआ है, हाँ 31 तब से हीरो बन के बैठा हुआ है, विद 31 दिमाग खा के बैठा हुआ है, टैक्स इनवॉइस। अरे भाई क्या करता है ये टैक्स 31? देखो सर, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 refers to the last date on which supplier is required to issue the invoice under section 31. Following are the relevant provisions of section 31. 31 subsection 1, the invoice needs to be issued either before or at the time of removal of goods. Removal of goods मतलब आप अपने गोडाउन से जब गुड्स को रिमूव कर रहे हो, जब आप सप्लाई के लिए गुड्स को अपनी दुकान से निकाल के कस्टमर के दुकान के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, कस्टमर को भेजना है, ठीक है, कस्टमर को सेंड करना है, तो एज पर सेक्शन 31 द इनवॉइस नीड्स टू बी इशूड आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, ठीक है। वह सप्लाई इन्वॉल्व्स जहां पर गुड्स का मूवमेंट होना जरूरी है। देखो सर, कई बार ऐसे होते हैं गुड्स का मूवमेंट नहीं होता, गुड्स जहां है वहीं पर हो जाएगा पर सेल हो जाता है। तो जहां पर गुड्स का जैसे मशीनरी वगैरह के लिए, ठीक है, मानो वहीं पर है, उसी जगह में आके वो सेल हो जाएगा। ऐसे तो ये मूवेबल गुड्स के लिए है, बट कई बार ऐसे होता है कि मशीन वगैरह के केस में वो गुड्स फिक्स रहता है और उसके सेल हो जाता है। सो मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर वहां पॉसिबल है तो डिलीवरी ऑफ गुड्स के टाइम पे और मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू रिसिपेंट, ठीक है, इन एनी अदर केस। तो ये हो जाता है आपका सिंपल कॉन्सेप्ट सर, कि इससे पहले आपको इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई है सर, बात को ध्यान से समझे, छोटा बात, ऐसे बोलते हैं ना, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है, हाँ ऐसा ही छोटी बातें लंबी हो जाती है, पर बात को समझे सर। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई द इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ पीरियडिकल स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट? पीरियडिकल स्टेटमेंट। मतलब आप पीरियडिक वे में
जो स्टेटमेंट बनाते हो, और रिसीप्ट ऑफ पीरियडिक पेमेंट मतलब पार्ट में जो पेमेंट लेते हो। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली। ऐसे एग्रीमेंट होता है ना कि भाई आप कंटिन्यूअसली हर मंथ हर हफ्ता मेरे को सामान बेचते रहना, रिकरिंग बेसिस। रिकरिंग मतलब रीऑकर, रिकरिंग मतलब रीऑकर जो बार बार होता है, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी बाई वीकली अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, and for which the supplier issues an invoice to the recipient on a regular periodic basis. हर पीरियड में ही, हर हफ्ते में, हर 2 हफ्ते में वो बिल भेजता है। The said term has been discussed in tax invoice chapter में बात करेंगे, ठीक है। चलो अभी जरूरी नहीं है। In case of goods sent or taken on approval of sale or return basis। अच्छा, ये फ्लिपकार्ट वगैरह क्या करता है आजकल पता है आप लोगों को? ऑनलाइन में प्रोडक्ट खरीदने का एक मजा ये होता है कि अगर आपको रिटर्न पॉलिसी उसमें मिलता है तो बड़ा मजा आता है। अकाउंट्स में एक चैप्टर भी होता है ना सर, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। हेलो, यस सर। ठीक है। तो क्या कहता है, इन केस ऑफ गुड्स सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर। जो रिटर्न बेसिस में होता है उसका इनवॉइस के बारे में कहता है, इन केस ऑफ गुड्स सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर। सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 इसके बारे में बात करता है। ध्यान रखिएगा सर बात का, ठीक है, कि किसके केस में सेक्शन 31 क्या कहता है। अब एक एग्जाम्पल बहुत जरूरी हो गया, नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द मिनट है एग्जाम्पल, है ना। जीएसटी बड़ा थीम लाइन में बात करता है। हाँ, छोटा छोटा बात में बोला ना, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है, लेकिन बात को समझे, बारीकी से बात करना पड़ता है। जीएसटी में बड़ा सेंसिटिव है, एक पॉइंट इधर उधर हो जाएगा ना, जवाब मैच नहीं करा पाएंगे। तो बारीकी से ही समझे और बारीकी से ही सुने तो समझ में आएगा। स्फिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन शायद स्फिंक्स ही होगा या एस में बात करने की नहीं, आई डोंट नो स्फिंक्स होगा कि फिंक्स होगा, पता नहीं सर, मेरा इंग्लिश इतना भी स्ट्रांग नहीं है, अंग्रेज तो मैं हूं नहीं। स्फिंक्स प्राइवेट लिमिटेड enters into a contract for supply of 100 office chairs at the rate 15,000 with Joy Sales on 21st August। ध्यान से सुनिए सर, ठीक है। Sphinx Private Limited enters into a contract for supply of 100 office chairs at the rate 15,000 with Joy Sales on 21st August। बहुत अच्छा है, चेयर का ऑर्डर दे रहे हैं हाँ 21 अगस्त को। चेयर्स आर रिमूव फ्रॉम वेयरहाउस। अब देखो ये जॉय सेल का ऑर्डर देने वाला है कौन? स्फिंक्स प्राइवेट लिमिटेड। 100 ऑफिस चेयर्स ऑर्डर देगा, मतलब उसको उसके दुकान में पहुंचाएगा। तो चेयर अपने गोडाउन से रिमूव करेगा। किसके गोडाउन से? स्फिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के गोडाउन से, ठीक है। एग्रीमेंट कब बना है, कॉन्ट्रैक्ट कब बना है सर? देखो तो कॉन्ट्रैक्ट कब बना है? 21 अगस्त। चेयर रिमूव हुआ 5 सितंबर। हाँ सर, chairs are removed from the warehouse of Sphinx Limited on 5th September along with the invoice of event date. Joy Sales has paid 30% of the total contract value. Joy ने total contract का 30% पे किया। कब पे किया? 21 अगस्त, मतलब contract date में। Balance 70% is paid after delivery of chairs. Delivery of chair कब होगा? 10 September. Since the invoice issued on the date of removal of goods, it is issued within time prescribed time limit and hence time of supply for payment of tax on entire contract value 15 लाख 15,000 एक चेयर का दाम है, तो 15,000 इंटू 100 करके कितना होता है? 15 लाख का टोटल वैल्यू है ना? यस सर। तो पूरा का पूरा सप्लाई 15 लाख पे होगा, क्योंकि टाइम पे इनवॉइस इशू हुआ है, क्योंकि जैसे रिमूवल हो रहा था उसी टाइम पे हुआ। नॉर्मली क्या बोलते हैं, या तो रिमूवल पे करो लो या तो इनवॉइस डेट का जो लास्ट डेट है उसके अंदर कर लो। तो यहाँ पर हुआ है तो 15 लाख पे होगा, दैट इज। अच्छा अब बात है कि 15 लाख
The payment of tax on entire contract value on 15 lakh is the date of issue of invoice. That is 5th September. 5th September को invoice issue हुआ है. No GST will be payable on advance of 4.5 lakh. Received on 21st. तो August. 4.5 लाख पे टैक्स ही नहीं लगेगा, फिर मतलब जो शुरू में मिला तो उस दिन नहीं लगेगा, बाद में लगेगा? सर बात समझिए, ये 15,000 का एडवांस का एडवांस कब दिया गया? 30% का, मतलब टोटल 15 लाख है. 15 लाख में से हमने एडवांस कितना ले लिया था? 30%, जितना जिसका वैल्यू होता है 4.5 लाख. ये कब मिल गया था? 21 अगस्त 21 अगस्त को. ठीक है. और मेरा इनवॉइस एक्चुअल में इशू कब हो रहा है? इनवॉइस कब इशू कर रहा हूं मैं? 10 सितंबर, नहीं सर, 5 सितंबर. ऐसा 5 सितंबर। जिस दिन मैं 5 सितंबर अलॉन्ग विद द इनवॉइस ऑफ इवेंट डेट, और इसी दिन को मैं वेयरहाउस से गुड्स को भी रिमूव कर रहा हूँ. तो 5 सितंबर को मैं गुड्स को रिमूव कर रहा हूँ वेयरहाउस से. उसी दिन मैंने इनवॉइस भी इशू किया. और 21 तारीख को 21 अगस्त, जिस दिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना था, उस दिन मुझे 4.5 लाख मिला था. ये मेरा एडवांस वैल्यू है. तो क्या इस पे जीएसटी पे करना है? सर 21 को नहीं करेंगे, लेकिन 5 को तो 4.5 लाख पे करेंगे। 5 को, और 5 को तो पूरा पे कर देंगे. 5 पे तो पूरा पे ये कर सब मतलब उसमें इंक्लूड रहेगा ना, मतलब 4.5 हाँ। लाख तो 5 को इंक्लूड रहेगा। एग्जैक्टली, मतलब 15 लाख टोटल. इसीलिए तो क्या बोल रहा है, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन एंटायर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. तो एंटायर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है? 15 लाख. और ये 4.5 लाख पे आपको अलग से देने का जरूरत नहीं है. नो जीएसटी विल बी पेबल ऑन एडवांस अमाउंट. सो व्हेन यू पे जीएसटी, तो 15 लाख पे इंक्लूड है, इसलिए 15 लाख में, ये सर 15 लाख पे इंक्लूड करके दे देंगे. मतलब एडवांस रिसीव में आपको नहीं करना है. यही बात यहाँ पर कहने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि सब चीज टाइम पे हुआ. ठीक है. और एडवांस रिसीव में नॉर्मली गुड्स के केस में आपने पहले ही देखा कि ये रिलीफ है कि आपको नहीं देना पड़ता है. सर्विस के केस में ये सिचुएशन अलग हो सकता है. ठीक है. तो क्या मतलब निकला? द प्रोविजंस रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज कंटेन्ड इन सेक्शन 12 इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज. 4 লাখের উপরে পেবল চলে আসবে। हाँ, 4.5 लाख के ऊपर है. জিএসটি পেবল করতে হবে অ্যাডভান্সের উপরে। বুঝলাম না, আবার কোশ্চেনটা বলো. মানে এখানে তো 4.5 লাখের উপর জিএসটি পেবল করতে হচ্ছে না। হ্যাঁ, বলছি এরকম কোনো কন্ডিশন থাকে, কোন কন্ডিশনে 4.5 লাখের উপরে আমাকে জিএসটি দিতে হবে? অ্যাডভান্স হচ্ছে তার এরকম সিচুয়েশন আমি নিয়ে আসবো आगे आगे এরকম केस स्टडीज করব. ऐसा केस स्टडीज भी करेंगे जब देखेंगे कि अगर एडवांस नॉर्मली सर्विस के केस में ऐसा सिचुएशंस हमें देखने को मिलेगा. ठीक है. देखते सर आगे आगे ऐसा इस तरह का केस स्टडीज भी मिल जाएगा. ठीक है. बट नॉर्मली गुड्स के केस में आपको रिलीफ मिल जाता है, एडवांस में जीएसटी देना नहीं पड़ता है. ठीक है. तो अभी एक बार मैं एक काम करता हूँ. अभी मैं फिलहाल आपको आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन नवोनीत. ठीक है. आगे आगे ऐसा सिचुएशंस आएगा जब मैं आपको मतलब जी सर्विस के बारे में बात करूंगा ना, तो आपको इस तरह का सिचुएशंस में आपको कनेक्ट कराऊंगा. ठीक है. तो फिलहाल एक चीज करो सर, एक जरूरी बात करता हूं आपसे कि बहुत ही वाइटल पॉइंट है. इतना देर से मैंने आपको जो जो पॉइंट में डिस्कस किया, सारा पॉइंट का एक समरी तो बनता है. हाँ, एक समरी तो बनता है सर. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज, सॉरी अंडर फॉरवर्ड चार्ज एज पर सेक्शन 12 क्या कहता है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31. सिंपल बात है, मतलब या तो नॉर्मल इशू ऑफ इनवॉइस का डेट या फिर लास्ट डेट जो एज पर सेक्शन 31 होगा, तो जो भी उसमें से जो भी इनवॉइस का डेट हो. ठीक है. या फिर जिस दिन आप अकाउंट में बुक्स ऑफ एंट्री में एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, टैली में, एसएपी में, जहां पर भी आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो. ठीक है. of the supply presently irrelevant for the payment of purpose of payment of tax. presently ये बात बहुत ही relevant है आज के डेट में, but फिर भी rules है तो पढ़ना पड़ता है. और another point is date on which the payment is credited to the supplier's bank account, presently irrelevant for the purpose of the payment of tax. ठीक है. now point is that ये तीनों में से जो अर्लियर होता है, ठीक है, वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन तीनों में से जो अर्लियर होगा उसी को माना जाएगा. अब स्पेशल प्रोसीडियर अंडर सेक्शन 148
फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ गुड्स। ये एक स्पेशल प्रोसीजर है जो आपको मैं पहले ही बता रहा था। 148 में क्या बोला है, जीएसटी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। इफेक्टिवली इन केस ऑफ गुड्स नो जीएसटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो सेक्शन 148 के केस में बोला है कि एडवांस रिसीप्ट में गुड्स के केस में आपको कोई जीएसटी नहीं देना है, जिसके ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल भी अभी कराया। अच्छा, ये वाला एग्जांपल्स भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। 11.5 लाख में 50,000 में आपको कोई जीएसटी नहीं देना था और अल्टीमेटली आपने पूरा अमाउंट पे दिया था। एक दूसरा एग्जांपल क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इलस्ट्रेशंस। गैस इज सप्लाइड बाय ए पाइपलाइन टू द रिसिपेंट। ध्यान से सुनना, पाइपलाइन पे गैस नॉर्मली बड़े शहरों में चलता है, ठीक है। जैसे इंडिया में कुछ गैस सर्विसिंग कंपनी है जो पाइपलाइन के थ्रू से ना लोगों के घर घर में गैस सर्विस पहुंचाते हैं। बड़े बड़े सिटी में है, कोलकाता में हल्का फुल्का चलता है, न्यू टाउन एरिया में मैं सुना हूँ, ठीक है। बट बैंगलोर में, मुंबई में भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए महानगर। सर न्यू टाउन में चार्टर बाइक खुला है मस्त एकदम। क्या खुला है? चार्टर बाइक। चार्टर बाइक मतलब यस सर। क्या होता है उसमें? उसमें साइकिल मिलता है और इलेक्ट्रिक बाइक मिलता है पर आवर के बेसिस पे। और साइकिल का दाम होता है 10 रुपये नहीं 6 रुपये पर आवर, और बाइक का है 30 रुपये पर आवर। साइकिल तो पहले भी था वो, मतलब रास्ते में आप कहीं पर भी उसको लॉक हो जाएगा अगर नहीं, हाँ उसका डॉक स्टेशन रहता है अलग अलग, आप चलाइए उसके अंदर डॉक स्टेशन पे लगा दीजिए। अच्छा, तुम यही कर रहे हो क्या आजकल न्यू टाउन में आके? कैसे ऐसे ही कर रहे हो? हाँ, साइकिल एक और चलाने देखे थे। बाइक चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक बाइक है, कुछ नहीं। उसके लिए लाइसेंस भी नहीं चाहिए? अरे चलो। नो सर, सिंगल मतलब एक बाइक पे एक आदमी बैठ सकते हैं, और हम लोग एक बाइक पे 2 आदमी बैठ के घूमे थे। वाह, मतलब रूल ब्रेकिंग करना आदत है। जैसे समझ में आ गया होगा आपको। तो ये देखो, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जैसे महानगर गैस बोल के कंपनी है, और भी कंपनीज है जो ये सब काम करता है। अदानी का भी है जो मुंबई साइड में बहुत करता है। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है यहाँ पे मेरा, कि घर घर में गैस का सप्लाई तो होता है। तो गैस इज सप्लाइड बाय पाइपलाइन टू द रिसिपेंट। सप्लाई इज टू बी मेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब पूरा 1 साल तक ये सप्लाई होगा, सब्सक्रिप्शन लेके हमने रखा है। लेकिन पेमेंट मंथली होगा, पेमेंट मंथली होगा। मंथली पेमेंट्स आर टू बी मेड बाय द रिसिपेंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। पूरा एग्रीमेंट 1 साल का है बट पेमेंट मंथली है। ऐसा बहुत कंपनी करता है सर, और ये सब केसेस में तो ऐसा ही होता है। एग्रीमेंट 1 साल का, आप तोड़ नहीं सकते। पेमेंट मंथली कटेगा बट एग्रीमेंट 1 साल का है। सो जुलाई 5, अगस्त 5, सितंबर 5 पेमेंट इस डेट में होगा। जुलाई 5 में, अगस्त 5 में, सितंबर 5 में। और हर मंथ में आपको 2 लाख पे करना है। Determine the time of supply for the purpose of payment of tax. क्वेश्चन क्लियर है तो आगे बढ़ूं? सर ये डेट गवर्नमेंट इशू करके रखते हैं क्या? सर ये तो गवर्नमेंट क्यों इशू करेगा? जो कंपनी है उस कंपनी का डेट है कि कब कब पे करना है आपको, जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। इसके साथ जीएसटी का डे गवर्नमेंट नहीं इशू करता है, मतलब जब भी मन करे उस समय जीएसटी पे कर सकते हैं? नहीं, नॉर्मली आपको नेक्स्ट मंथ के एक रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस महीने का टैक्स का लायबिलिटी नेक्स्ट मंथ के अंदर आपको क्लियर कर देना चाहिए, ठीक है। यस सर। मंथली लेवल में चलता है सर, डिटेल्स में बात रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में करूँ, ठीक है। लेकिन ये तो जीएसटी पे करने के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये तो टाइम के बारे में बात है कि कब से आपका ड्यू बनेगा। जुलाई 5, अगस्त 5, सितंबर 5, हर महीने 2 लाख करके आपको पे करना है। लेकिन अब ऐसे केसेस में कौन सा डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के हिसाब से या सर्विस के हिसाब से काउंट करेंगे, क्योंकि ये तो मंथली पेमेंट है, कंटिन्यूअस सप्लाई है। तो इसके लिए भी 15 नवंबर 2017 को नोटिफिकेशन इशू किया था। रजिस्टर्ड पर्सन, अगेन कॉम्पोजिशंस को छोड़ के, ये सब कहानी में कॉम्पोजिशंस वाले नहीं आते, ठीक है। कॉम्पोजिशंस के बारे में मैं ऑलरेडी एक बार चर्चा करके रखा हूँ चार्ज में या सप्लाई अंडर जीएसटी में। आप लोग जरूर एक बार कॉम्पोजिशंस ले भी चेक करें। फिर से मैं बताऊंगा कॉम्पोजिशंस के बारे में जब आईटीसी करवाऊंगा, ठीक है। अब कॉम्पोजिशंस को थोड़ा साइड ही करते हैं, बार बार झमेला कर रहे हैं। रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू पे जीएसटी ऑन द आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड मतलब जो आप
सप्लाई दे रहे, ठीक है। Outward supply of goods at the time of supply as specified in section 12 subsection 2 clause A, that is date of issue of invoice or the last date at which invoice ought to have been issued in terms of section 31 as per section 31 subsection 4 in case of continuous supply of goods where successive statements of accounts or successive payments are involved। मतलब successive मतलब एक के बाद एक, successive मतलब इसके बाद नेक्स्ट सक्सेशन है, मतलब जुलाई के बाद सितंबर, सॉरी जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, इस तरह का क्वार्टर पेमेंट हो, मंथली पेमेंट हो, सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, द इनवॉइस इज इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच such statement is issued or as the case may be each such payment is received, therefore invoice should be issued for 2 lakh each on or before July 5। मतलब अगर जुलाई 5 को पेमेंट आपका होना है ना सर, तो इनवॉइस 5 तारीख के पहले इशू करना है। बात समझ में आ रहा है सर? अगस्त 5 अगर डेट है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर? Therefore invoice should be issued or 2 lakh for 2 lakh each on or before July 5, August 5 and September 5 when monthly payments of 2 lakh are received. Thus, assuming that invoice issued on July 5, August 5 and September 5, the time of supply for the payment of tax will be July 5, August 5 and September 5 respectively for the goods valued rupees 2 lakh each। मतलब अगर मेरा डेट ऑफ पेमेंट वो वाला डेट है तो मैं यही मान के रहूंगा कि उसी डेट पे मेरा इनवॉइस इशू होगा या फिर उससे पहले होगा, ऑन और बिफोर, ठीक है, या तो उसी डेट में जुलाई 5 में या अगस्त 5 में या सितंबर 5 में, या तो उसी डेट में मेरा बिल इशू होगा, इनवॉइस इशू होगा, तो मेरा जो टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी रहेगा वो उसी डेट से मेरा लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, और जो ड्यू डेट रहेगा जिसके अंदर मुझे अभी जीएसटी पे करना है। बट टाइम ऑफ सप्लाई मेरा हर मंथ का, जुलाई का टाइम ऑफ सप्लाई जुलाई 5 होगा, अगस्त का भी 5, सितंबर का भी 5, उसी डेट से काउंट हो, हर मंथ का वैल्यू होगा 2 लाख। बोलो सर, क्या बात समझ में आया? सिंपल बात है, कंटिन्यूअस सप्लाई था, हर मंथ का जो ड्यू डेट आपको पहले से बोल के रखा जिसमें आपको पेमेंट करना है, यही मान लिया जाएगा कि आपका इनवॉइस भी इशू उसी डेट में या फिर उससे पहले आप करें। तो अगर उसी डेट में करते हो assumption के हिसाब से, तो उसी डेट को आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी माना जाएगा। बोलो सर, ओके और नॉट ओके? समझ में आया कि नहीं? है सर। ठीक है, ओके सर। नाउ अब ये सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ये सब चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में रखूंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ रिवर्स चार्ज के बारे में बात करूंगा सर, ठीक है। अभी बहुत चर्चा बाकी है। कंपनी जब कोई भाउचर एक्सचेंजेबल भाउचर इशू करता है, या फिर मानो कंपनी कूपन इशू करता है ना, फूड पास, हाँ, या फिर किसी जगह में पास देता है ना, पास है मेरे पास, ये सब भी तो कंपनी करता है, तब क्या होता है ये सब जानना है। बहुत वाइटल पॉइंट है इस चैप्टर में जो आपके लिए वेट कर रहा है, बट ये चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा, और फिर आपके साथ में सर्विस के बारे में बात करूंगा। और जब मैं सर्विस के बारे में बात करूंगा तब सर्विस में एडवांस वगैरह के केस में क्या होता है तब मैं चर्चा करूंगा, बट एक साथ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कैसी जीएसटी जितना मैंने कराया उसको अच्छे से करो, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में जारी रखते हैं। ओके, ठीक है सर, आज इतना ही है। अच्छा, एक बात कह दूं आप लोगों को, मोस्ट प्रॉब्ली लाइव क्लास अगर मैं बताऊं तो सैटरडे, ये बीबी सुजीत क्या कर रहा है? हाँ, क्या सब ताली वगैरह मार रहा है? अच्छा चलो, बहुत अच्छा। सैटरडे से अगर किसी का भी क्लासेस है, सैटरडे संडे और मंडे ये 3 दिन मोस्ट प्रोबेबली क्लासेस ऑफ रहेगा, ठीक है। तो ये हम आपको पहले से ही बोल दिया, मैसेज बाकी सबको मैं व्हाट्सएप में अपडेट कर दूँ, ठीक है। ओके सर, चलो फिर।